फायरबेस के हवाले से चीज़ें डिस्कस करी थी। फायरबेस में हमने कुछ सेटिंग्स ऐसी करी थी कि हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी बिल्डअप हो जाए, और दूसरा पैकेजेस डाउनलोड किए थे pub.dev से जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद एक और चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि अगर तुम सारी चीज़ें इसके अंदर डालना चाहते हो, तुम्हारे पास फायरबेस के अंदर तुम्हारा एप्लीकेशन का रिकॉर्ड आ सके, तो उसके लिए एक चीज़ होती है कि भाई यहाँ पर हमारे पास हमने स्लाइड में देखा था क्लाउड फायरस्टोर डेटाबेस। तो वो जो क्लाउड फायरस्टोर होता है, वो जो सारे सेक्शंस होते हैं, हम जैसे ऑथेंटिकेशन में गए थे वैसे ही हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है फायरस्टोर डेटाबेस। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि फायरस्टोर डेटाबेस को क्रिएट कर लेना है, ताकि हमारे पास क्या हो सके, हमारे पास जो भी एप्लीकेशन की चीज़ें हैं, जो भी हम पुट करना चाह रहे हैं, जो भी हम रिकॉर्ड डालना चाह रहे हैं, कलेक्शन बनाना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें सही तरीके से पूरी आ सकें। अगर यहाँ बना ही नहीं होगा तो तुम्हारा कुछ भी वहाँ से यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, रियल टाइम अपडेट्स, पावरफुल क्वेरीज एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग। यानी कि ऑटोमेटिक स्केलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारे डेटा के हिसाब से ये अपना स्पेस क्या करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। तुम्हें मेमोरी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्रिएट डेटाबेस करते हुए यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई हुई है वैसे ही तुमने आगे बढ़ना है। नेक्स्ट करना है, स्टार्ट इन टेस्ट मोड भी नहीं करना, यहाँ पर स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड करना है। प्रोडक्शन मोड का मतलब होता है तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी एप्लीकेशन को डायरेक्टली बना रहे हो जैसे प्रोफेशनल बनती है, सही। तो यहाँ पर आगे करते हैं क्रिएट। इसमें एक सेटिंग करनी होती है, वो सेटिंग तुम्हारे पास ये जो कोड नज़र आ रहा था तुम्हें यहाँ पर इसके पीछे, यहीं पर हमें एक सेटिंग करनी होती है कि हमारे पास हम सिक्योरिटी रूल्स को क्या कर दें, अपडेट करवा दें। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से शक्ल आ जाएगी हमारे डेटाबेस की, यानी कि जो भी कलेक्शन बनेगी वो हमारे पास कहाँ नज़र आएगी, वो यहाँ पर नज़र आएगी। यानी कि हम कलेक्शन जो भी क्रिएट कर रहे होंगे अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, वो यहाँ पर बनते हुए नज़र आएगी। यहाँ पर मैसेज आ गया है और डेटाबेस इज़ रेडी टू गो, जस्ट ऐड डेटा। यहाँ देखो आना है रूल्स के सेक्शन में, और रूल्स के सेक्शन में हमारे पास यहाँ पर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अलाउ रीड एंड राइट इफ़ फॉल्स। तो यहाँ क्या कर देना है, यहाँ पर हमें कर देना है ट्रू, ताकि हमारे पास क्या हो सके, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या हो सकें, सारे रीड हो सके, राइट हो सकें। वरना क्या होगा, वरना तुम्हारे पास एप्लीकेशन में जब तुम ऐड कर रहे होगे तो एरर आएगा। एरर क्या आएगा, वो एरर वहाँ नहीं बताएगा कि क्या आ रहा है, वो यही मसला होगा कि वो ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा होगा, तुम्हें यहाँ एंट्री करवाने नहीं दे रहा होगा कि भाई तुम्हारे पास तुम्हारा रिकॉर्ड जो है वो आ सके, सही। तो यहाँ पर ट्रू करते हुए कंट्रोल एस कर देना है। पब्लिश पे क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल एस करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास पूरा सही हो जाएगा पैटर्न। और यहाँ पर देखो क्या है, योर सिक्योरिटी रूल्स आर डिफाइंड एज पब्लिक सो एनीवन कैन स्टील, मॉडिफाई और डिलीट डेटा इन योर डेटाबेस। तो ये क्या हुआ, ये करना है, ये वार्निंग क्या है, ये इसलिए कि भाई हमें करना है, क्योंकि हमारे पास अगर डेटा रीड राइट ही नहीं हो सके तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इस डेटाबेस का, कि वो अलाउड ही नहीं करेगा हमारी एप्लीकेशन को। बात क्लियर है भाई। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस सबसे पहले क्रिएट होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि हमारे पास हम एप्लीकेशन क्या बनाने जा रहे हैं, वो ये बनाने जा रहे हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं एप्लीकेशन में। व्यू नज़र आ रहा है तुम्हें, हमारे पास व्यू इस तरीके से आ रहा है, हमारे पास ये चीज़ें। अब ये क्या है, ये कलेक्शन की डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से हैं, जैसे मैंने तुम्हें सेटिंग करवाई, तो सेटिंग में हमारे पास क्या होगा, इसी डेटाबेस में डॉक्यूमेंट आएगी, इसी डेटाबेस में कलेक्शन बनेगी, और वो कुछ इस तरीके से बनेगी जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी शायद शो करवाया था। तो यहाँ एम्प्लॉय की कलेक्शन और उसकी एक आईडी स्पेसिफिक जिससे वो आइडेंटिफाई होगा। ये आईडी दिखाने का मकसद ये है कि अभी तुम फंक्शन बनाओगे तो उसमें इस आईडी की बात हो रही होगी, तो तुम्हें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर ये आईडी से क्या करता है, आइडेंटिफाई करवाता है। तो इसलिए आईडी का सेक्शन बिल्कुल अलग है जो कि डॉक्यूमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक एक हमारे पास क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि मेरे पास टोटल जो है वो 3 डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। क्लियर। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर होगी और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर सारा काम आएगा।
तो यहाँ पर हमारे पास देखो कुछ इस तरीके से व्यू है। यहाँ तुम्हें बटन नज़र आ रहा है साइड पे, इस पे क्लिक करके यानी कि जब कलेक्शन बनाओगे तो 3 फील्ड्स रखी हुई हैं हमने, नेम, एज, लोकेशन। और नेम, एज, लोकेशन पे तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा एडिशन पार्ट होगा कि भाई मेरा यहाँ ऐड हो जाए, और फिर मेरे पास ये रीडायरेक्ट कर जाएगा, कहाँ पर रीडायरेक्शन हो जाएगी यहाँ। और इसके साथ साथ हमारे पास एडिट में एक पॉपअप मेन्यू है। इस तरीके से तुम्हारे पास सारा डेटा अपडेट हो सकता है और बाकी वही डिलीट होगा। डिलीट करूँगा तो डिलीट हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ आते, ओवरव्यू ले लिया, करना क्या है यहाँ पर देखो। सबसे पहली चीज़ तुम ये कर चुके हो मेन फंक्शन के अंदर। उसके बाद बात आती है रन ऐप की। तो जो मेन क्लास बनाओगे उसको कॉल यहाँ करना है होम पे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई तुमने ये मेन क्लास, और वो कौन कौन सी बनी हुई है यहाँ पर देखो, 2 स्क्रीन्स बनी हुई हैं, एक होम पेज के नाम से बनी हुई है और एक एम्प्लॉय। तो इसका मतलब है वो जो तुम्हारे पास फर्स्ट स्क्रीन आ रही है होम पे, सही होम पे तुम्हारे पास डिफाइंड है जब ये फर्स्ट अटैम्प्ट पे कॉल हो रहा है। यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ ये वाली स्क्रीन होगी, ये स्क्रीन डिज़ाइनिंग है, इसमें फंक्शंस होंगे। और देन तुम्हारे पास ये जो एम्प्लॉय का है ये सिर्फ ऐड करने के लिए, क्योंकि जब तुम इस पर क्लिक कर रहे हो आइकन पे तो ये रीडायरेक्ट कहाँ हो रहा है, ये रीडायरेक्ट हो रहा है तुम्हारी इस वाली स्क्रीन पे, ताकि हमारे पास ये, तो ये 2 चीज़ें एडिट और डिलीट जो है वो सेम स्क्रीन पर है। कौन सी, होम पेज पे, यहीं पर ही है क्योंकि वो पॉपअप है, किसी और जगह जा नहीं रहा। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम तुम्हारे पास एक सर्विस का फोल्डर तुम्हें नज़र आ रहा है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और उसके अंदर तुम कोई भी नाम रख सकते हो, service.dart या data.dart, जो भी है तुम्हारे पास। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये पहले होगा तो तुम्हारे पास तुम्हारे फंक्शंस जो हैं वो काम करवाएंगे तुम्हारे डेटाबेस के अंदर। अब देखो सबसे पहली लाइब्रेरी क्या इंपोर्ट करवाई हुई है, जो तुमने लास्ट क्लास में पैकेज डाउनलोड किया था, कौन सा, क्लाउड फायर स्टोर, ताकि मेरे डेटाबेस से इंटरेक्टिविटी हो सके। क्लियर। तो उसको कर कैसे रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे पास क्लाउड फायर स्टोर डॉट डार्ट आ रही है और तुमने एक क्लास बना दी है। यानी कि डार्ट के अंदर जैसे हम क्लास और फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, वही काम हम कर रहे हैं कि हमने सर्विसेज देनी है ताकि हमारे पास फंक्शंस जितने भी हों वो इम्प्लीमेंट हो सकें, हमारे पास उसके थ्रू डेटा आ सके या जा सके। तो डेटाबेस मेथड्स की एक क्लास बनी हुई है और उसके अंदर कितने फंक्शंस होंगे, जाहिर सी बात है 4 ऑपरेशंस हैं, तो हमारे पास टोटल 4 फंक्शंस मौजूद हैं। और वो किस तरीके से मौजूद हैं, वो इस तरीके से मौजूद हैं कि तुम्हारे पास सबसे पहला फंक्शन जो बन रहा है वो बन रहा है तुम्हारा ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स का। ये कोई भी नाम हो सकता है, फंक्शन अपनी मर्जी का होता है। तो यहाँ ऐड EMP भी कर दूंगा तो वो भी फंक्शन बन जाएगा। क्लियर। क्लास अपनी है, फंक्शन अपना है, कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो चीज़ स्पेसिफिक होनी चाहिए। और यहाँ पर फ्लटर के अंदर फंक्शन जब भी बनाते हो और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करनी होती है तो कैसे की जाती है, हमेशा उसमें फ्यूचर के विजेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर की क्लास बोल सकते हो या फिर विजेट बोल सकते हो, सही। तो ये चीज़ तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी एसिंक्रोनसली काम करना है तो हमेशा फंक्शन से पहले तुम्हारे पास क्या होगा, फ्यूचर का विजेट होगा और उसके अंदर फिर तुम्हारा पूरा फंक्शन जो है वो डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर फंक्शन को अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस लाइन में कर दूँ अगर, तो यहाँ 2 पैरामीटर्स हैं, एक आईडी रिसीव करने के लिए और एक किसके लिए, एक डेटा रिसीव करने के लिए। 2 चीज़ बता के आया था मैं यहाँ पर अगर दोबारा याद दहानी करवा दूँ कि भाई यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ इस सेक्शन में कॉलम में क्या है, आईडीज़ हैं, जो कि हमने एक रैंडम स्ट्रिंग करके एक लाइब्रेरी डाउनलोड करी थी जो रैंडम आईडी जनरेट करवाने के लिए रखी है। उसी को पास करोगे तुम इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ जो ये जगह बना रहे हो ना, ये इसी के लिए कि तुम अपनी आईडी जनरेट करवा कर पास कर दोगे ताकि तुम्हारी मर्जी की आईडी बना के रखे वो। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए तुमने इसको क्या रखा है, इंट नहीं रखा हुआ, स्ट्रिंग रखा है। क्लियर। और यहाँ पर पूरा डेटा है, वो डेटा क्या है, नेम, एज, लोकेशन, जो अभी तुम व्यू करके आए हो,
कि भाई ये चीज़ें आईडी तो नहीं नज़र आ रही, आईडी दिखानी भी नहीं होती, तो यहाँ पर नेम एज लोकेशन का जो डेटा है वो कहाँ आएगा, वो इस पैरामीटर में आएगा। और मैं बार बार बोलता था कि डार्ट के अंदर कलेक्शन के कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैप का। बहुत सारी कलेक्शंस थी, लेकिन मैप में हमारे पास क्यों इस्तेमाल करते हैं मैप को, इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है वो देखो तुम्हें कैसे नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट में, की वैल्यू पेयर के नाम से। यानी कि तुम्हारे पास की है और तुम्हारी उसकी एक वैल्यू है। क्लियर? तो जब की वैल्यू पेयर की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि डील जो करेगा वो कैसे करेगा, वो करेगा मैप कलेक्शन, कि तुम्हारे पास यहाँ पर की आ गई और यहाँ पर तुम्हारे पास उसकी वैल्यू आ गई। यानी कि जो भी डेटा पास हो रहा है वो तुम्हारे पास इस तरीके से यहाँ पर इस पैरामीटर में पास होगा एज एन आर्गुमेंट। और जो मेन काम है किस तरीके से सेट होगा, तो वो ये है कि तुम्हारे पास यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हो, फायरबेस फायरस्टोर, जो कि तुम्हारे पैकेज का है, लाइब्रेरी से आ रहा है। और उसमें लाइब्रेरी में देखो क्या है, लाइब्रेरी में 3 चीज़ें डिफाइन हुई हुई हैं। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जावास्क्रिप्ट में अगर बोलते हैं तो वो बोलते हैं चेनिंग मेथड। यानी कि भाई सीक्वेंशियली हमारे पास एक एक फंक्शन चल रहा है। सबसे पहले कलेक्शन का है, यानी कि किसके लिए, कलेक्शन का नाम देने के लिए कि भाई इस कलेक्शन के अंदर है। और फिर डॉग के अंदर देखो क्या कर रहे हो, आईडी पास कर रहे हो। यानी कि ये फंक्शन किस लिए, कि तुम्हारे पास जो आईडी है जिससे रेफरेंस मिलेगा, तो वो रेफरेंशियल आईडी क्या है, रेफरेंशियल आईडी ये। तो ये आईडी तुम्हारे पास इस डॉग के थ्रू बनेगी और देन तुम्हारा डेटा जो है वो क्या बनेगा, वो इस सेट के थ्रू बनेगा। अगर एग्जिस्टिंग डेटा है तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओवर राइटिंग एनी एग्जिस्टिंग डेटा, यानी कि अगर मैच होता हुआ पूरा मिला उसको तो वो ओवर राइट कर देगा, अगर नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा। क्लियर? तो यहाँ ये सारा काम जो है वो तुम्हारे पास कैसे हो रहा है, सेट से, और तुम वही पैरामीटर पास कर रहे हो जो तुम्हारा पैरामीटर मौजूद था। इसी तरीके से आगे डिफरेंट फंक्शंस मौजूद हैं। ये तुम्हारा फैच के लिए है, भाई आवाज़ नहीं आनी चाहिए बीच में, एक तो लेट आते हो और फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करके फिर अपनी बातें कर रहे हो तो। और फिर अपडेट एम्प्लॉय डिटेल्स है, और देन तुम्हारे पास क्या है, डिलीट एम्प्लॉय डिटेल्स है। क्लियर? तो यहाँ पर हर जगह तुम्हारे पास तुम्हें एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है, पैरामीटर्स तुम्हें सेम नज़र आ रहे हैं, सारी चीज़ें सेम नज़र आ रही हैं। सिर्फ क्या है, सिर्फ तुम्हारे पास क्या है, फंक्शन की चेंजेस है। मैं फैच को अभी नहीं बता रहा, जो रिलेटेबल है उसको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो सेट यूज़ किया था, अभी ऐसे ही था, जो अभी तुमने इंसर्शन वाला फंक्शन बनाया था बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या चेंज है, फंक्शन चेंज है बस अपडेट का। और चौथा तुम्हारे पास जो डिलीट का है उसमें भी सेम है, उसमें अब तुम्हें डिलीट करना है तो यहाँ पर ना पास हो रहा है तुम्हारा कोई डेटा, ना कुछ हो रहा है, सिर्फ क्या हो रही है, सिर्फ एक आईडी का पैरामीटर बना हुआ है। और यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ डिलीट का फंक्शन चल रहा है। हाँ, आईडी रेफरेंसिंग होनी चाहिए, वो तुम्हारे पास है। तो ये दोनों फंक्शंस भी तुम्हारे पास सेम एज इट इज़ किसकी तरह हो रहे हैं, ये तुम्हारे पास इसकी तरह चल रहे हैं। तो इसी तरीके से तुम्हारे पास पूरा पैटर्न जो है वो यहाँ पर चल रहा है। फैच का जब बताऊँगा, जब तुम्हारे पास फैच तुम करवा रहे होगे तो उस वक्त तुम्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा ये स्ट्रीम और क्वेरी स्नैपशॉट, तो वहाँ पर तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से चल रही होंगी। अब मुझे सीक्वेंस में लेके चलना पड़ेगा, फंक्शन बना लोगे, टाइम चला है तो एक साथ पूरा समझ लो, या इसका एक काम भी करो कि स्क्रीनशॉट भी ले लो, ताकि मुझे स्क्रीन बार बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब करने को दूं तो तुम्हें याद हो कि भाई पहले ये करना है, ये वाली चीज़ करनी है, और सिक्योरिटी रूल्स अपडेट करने, ताकि एक पूरा अभी एक पैटर्न बता के फिर तुम्हारे ऊपर छोड़ दूँगे भाई तुम करो पूरा उसको। इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? हो गया?
अच्छा, स्क्रीनशॉट के बाद देखो यहाँ पर आते हैं। मैं अब देखो डिज़ाइन इसलिए दिखा रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ कि फैच का काम पहले कर नहीं रहे हो, तो फैच का काम नहीं कर रहे तो ये हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बटन बनाना ये करना, जब फैच होगा जब ही करेंगे। तो पहली तुम क्या बनाओगे, यही क्लास बनाओगे, ताकि तुम डायरेक्ट क्या करो, ऐड वाला करो। तुम्हारे पास खुलनी कौन सी चाहिए, ये वाली खुलनी चाहिए। और वो कैसे होगा कि सिर्फ मुझे, मैं अगर यहाँ पर क्या कर दूँ, इस वाली क्लास का रेफरेंस डायरेक्ट होम पे डाल दूँ तो मेरे पास फैच आएगा नहीं। क्लियर? होम की जगह जो मैंने पहले बताया था कि भाई डायरेक्ट एम्प्लॉय को रख के वही चीज़ चला दोगे, तुम्हारे पास पहली स्क्रीन जो आएगी वो फिर यही आएगी। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर हमारे पास हमें क्या करना है, हमें पेजेस का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर एम्प्लॉय डॉट डार्ट रख दिया। और ये चीज़ तुम्हें बहुत सिंपली पता है कि भाई स्टेटफुल विजिट है, तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं। यहाँ नीचे देखो आ जाओ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये तुम्हें एक चीज़ नज़र आ रही है जो कि CRUD के पर्सपेक्टिव से या फिर डेटाबेस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, 3 फील्ड्स बनाई थी हमने कलेक्शन में देखा है कि भाई 3 चीज़ें बन रही हैं, तो वो 3 चीज़ों के लिए हमारे पास हमारा क्या होता है, एक विजिट होता है जिससे ये पूरा हैंडल हो रहा होता है। क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे पास अ कंट्रोलर फॉर एन एडिटेबल टेक्स्ट फीड। यानी कि ये किस लिए बनाया है, ताकि तुम्हारा जो डेटा है, तुम जो इंसर्ट करने जा रहे हो, जो भी करवाने जा रहे हो डेटा को, तो वो चीज़ क्या हो सके, डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सके। तो वो कैसे इंटरेक्शन हो सकती है, वो हो सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो यहाँ इसको कुछ भी बना सकते हो, ऑब्जेक्ट नेम कंट्रोलर लिख दो, तुम कुछ और बनाना चाह रहे हो वो बना दो, ये अपनी मर्जी का बन सकता है। लेकिन जितने भी ले रहे हो उतनी दफ़ा, मैंने अगर डिसाइड किया कि मैं 5 बनाना चाह रहा हूँ, मेरे पास 5 फील्ड्स होंगी, तो मैं कितने एडिटिंग कंट्रोलर बनाऊंगा, 5 एडिटिंग कंट्रोलर बनाऊँ, और उसके नाम दे दूंगा अलग अलग, ऑब्जेक्ट्स मेरे पास डिफरेंट आ जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास देखो डायरेक्ट आ जाते हैं डिज़ाइन पे। डिज़ाइन में विजिट वही है जो हम समझते हुए आ रहे थे। रिटर्न में हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले डायरेक्शनली दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है कि भाई तुम्हारे पास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो सेंसिटिव होते हैं कि मेरे पास टेक्स्ट डायरेक्शन कहीं जा रही है, मेरे पास टेक्स्ट कहीं और जा रहा है, सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, डिज़ाइन मेंटेन करने के लिए सबसे पेरेंट विजिट ये डाल दिया है कि भाई तुम्हारे पास यहाँ पर सब कुछ रेंडर सही हो। वो देखो लिखा हुआ है, क्रिएट अ विजिट that determines the directionality of text and text direction sensitive render objects। सब चीज़ें जितने भी टेक्स्ट वगैरह हैं सब कुछ एक एंगल में आना चाहिए, सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। टेक्स्ट डायरेक्शन LTR कर दिए, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन हमें कहाँ नज़र आएगी, लेफ्ट टू राइट पे ही मेंटेन होती हुई नज़र आएगी। तुम्हें नेम नज़र आ रहा है, एज, लोकेशन, सब चीज़ें जो तुम्हारे पास हैं वो सारी इस तरीके से नज़र आ रही हैं। और उसको नीचे भी डील कर सकते हो। नीचे हमारे पास डीलिंग जो है वो कैसे हो रही है, वो हो रही है रॉ के अंदर। रॉ में हमारे पास देखो क्या है, ये हमारे पास ऐप बार, और ऐप बार के टाइटल में क्या बनाया हुआ है, टाइटल में हमने 2 चीज़ें बनाई हुई हैं, क्या, एम्प्लॉय और फॉर्म। ये पूरी हेडिंग तुम्हें नज़र आ रही है, तो ये ऐप बार की हेडिंग जो है इसको भी रॉ के अंदर अलाइन किया हुआ है। यहाँ पर टाइटल हम ऐसे ही डाल देते थे, टेक्स्ट के अंदर डलता था, तो हमने रॉ एक्सेस अलाइनमेंट देखा था, कॉलम एक्सेस अलाइनमेंट देखा था, तो उसमें हमने बात करी थी कि भाई हम इसको डिसाइड करवा सकते हैं कहाँ रखना है हमें। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रॉ, और उसके अंदर हमारे पास होता है मेन एक्सेस अलाइनमेंट, जिसको हमने सेंटर किया हुआ है। और सेंटर के अंदर हमने 2 चिल्ड्रंस डाले हुए, इसको एक भी कर सकते हो, मैंने 2 इसलिए डाले हुए, कलर चेंज हुआ हुआ, एक टेक्स्ट का कलर है ब्लू और एक टेक्स्ट का कलर है ऑरेंज, तो ये एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो ये अलग अलग टेक्स्ट में ही हो सकता है, जब ही तुम्हारे पास डिज़ाइन में इस तरीके से नज़र आ रहा है। और रॉ के अंदर रखोगे तो तुम्हें मैनेज करना आसान होगा मल्टीपल चिल्ड्रंस को। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाओ, अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, बॉडी में क्या आएगा, अब एक ही चीज़ रह गई ना, ये टेक्स्ट फील्ड्स, ऐप बार बन गया, बॉडी रह गई, बॉडी में क्या है, बटन है और टेक्स्ट फील्ड्स हैं। तो यही चीज़ तुम्हें यहाँ पर नज़र आ रही है, और उन टेक्स्ट फील्ड्स को
हैंडल करवाने के लिए तुमने कंटेनर ऐड कर दिया, उसकी एक विड्थ और हाइट दे दी है। अब देखो रिस्पॉन्सिवनेस के अकॉर्डिंगली चल रहे हो। एक नया पार्ट यहाँ पर ऐड हो गया, मीडिया क्वेरी। जैसे तुम्हारे पास होती थी HTML CSS के अंदर मीडिया क्वेरी मौजूद होती थी, तो यहाँ पर भी तुम किस तरीके से कर रहे हो, यहाँ पर तुम इस तरीके से मीडिया क्वेरी में तुम बोल रहे हो कि भाई विड्थ जो है वो स्क्रीन के साइज पे डिपेंडेंट हो। जितनी बड़ी स्क्रीन उतनी बड़ी तुम्हारे पास टेक्स्ट फील्ड, या फिर उतना बड़ा कंटेनर। तो कंटेनर को अगर रिस्पॉन्सिव करना है तो इतना सा आसान सा तरीका है बस कि भाई विड्थ भी तुमने रखी कि जितना साइज तुम्हारी स्क्रीन का है उतनी विड्थ लो, और जितना साइज तुम्हारी स्क्रीन का हाइट का है उतनी हाइट लो। बात क्लियर है? तो तुम्हारा कंटेनर क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाएगा हर स्क्रीन के हिसाब से, यानी कि तुम्हारा स्टैटिक कंटेंट नहीं रहेगा कि वो फिक्स ही रहे एक ही जगह पे। क्लियर है? तो यहाँ पर मार्जिन दे दी, मार्जिन लेफ्ट और टॉप से दी हुई है, तो इस तरीके से तुम कुछ भी मैनेज ऑल कर सकते हो यहाँ पर। और देन हमारे पास हमने क्या किया, हमें देखो यहाँ पर सीक्वेंस नज़र आ रहा है कॉलम का, एक एक करके नीचे डालना है, तो हम रॉ नहीं लेंगे। यहाँ हमारे पास ऐप बार में हमने रॉ लिया था, हमने हॉरिजॉन्टल अलाइन करना था। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमें सीक्वेंशियली एक के बाद एक रखना है। तो वो कैसे कर सकते हो, वो तुम कॉलम में करोगे, और तुमने कॉलम में तुम्हारा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट कर दिया है कि भाई शुरुआत में रखो। अगर तुम सेंटर कर दोगे तो जाहिर सी बात है ये बीच में आ जाएगा पूरा। क्लियर? ये पूरा फॉर्म जो है वो बीच में आ जाएगा और फील्ड्स जो हमारी सेंटर में लाई कर रही होंगी। क्लियर? और चिल्ड्रंस में मेन चीज़ है जो कि वो क्या है, एक टेक्स्ट होगा, नेम का आ रहा है टेक्स्ट, और दूसरी हमारी एक फील्ड होगी, तो वो फील्ड है, और यही रिपीट हो रहा होगा आगे। समझ में आ रही है भाई बात? तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ कि भाई ये टेक्स्ट दिया, और फिर उसके बाद टेक्स्ट का फील्ड डिज़ाइन कर दी जो कि तुम्हें ये नज़र आ रही। क्लियर? तो यहाँ पर यही चीज़ तुम्हारे पास रिपीटेटिंग स्टेप्स चलते रहेंगे। एक फील्ड हुई, जितनी फील्ड्स बनानी है तुमने उतनी फील्ड्स रिपीट करी, तो नीचे जो तुम्हें नज़र आ रहा है वो सेम है, सेम चीज़ है, सेम डिज़ाइन है, तो यही कॉपी करोगे, इसी पैटर्न को यही रखते रहोगे, सिर्फ चेंजिंग करनी है तुमने। क्लियर? तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास टेक्स्ट स्टाइल तो तुम्हें पता है ये चीज़। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक बीच में स्पेस देने के लिए साइज बॉक्स का इस्तेमाल किया हुआ है, और वो क्या है, वो जो तुम्हारे पास तुम्हें बीच में साइज नज़र आ रहा है, गैप नज़र आ रहा है, ये जो एज के दरमियान है, यहाँ पर लोकेशन से ऊपर है, तो अगर उसको स्पेस देना है तो हम इस तरीके से साइज बॉक्स में हाइट के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। अब वो हाइट क्यों दी हुई है, वर्टिकल स्पेस, वर्टिकली हमारे पास स्पेस इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है, और तुम जितना अगर 20 करोगे जाहिर सी बात है फील्ड का स्पेस और बढ़ जाएगा, नीचे आ जाएगा वो एज। तो इस तरीके से तुम्हारे पास साइज बॉक्स से तुम ये डील कर सकते हो कि भाई तुम्हारे पास कैसा स्पेस होना चाहिए। कंटेनर है, कंटेनर किस लिए रखा हुआ है, देखो टेक्स्ट फील्ड तो ये रही, हमने जब एक दफ़ा टेक्स्ट फील्ड लगाई थी तो उसमें टेक्स्ट फील्ड कभी भी ऐसी नहीं आती, टेक्स्ट फील्ड में सिर्फ एक सिंगल लाइन आती है नीचे। जब हमने एक लेक्चर देखा था, लेक्चर क्या था कि हमारे पास हम टेक्स्ट फील्ड में लिख रहे थे और नीचे हमारे पास आउटपुट आ रहा था। क्लियर है? याद आया? तो वो भी याद नहीं आ रहा होगा तुम्हें, तुम्हारी याददाश्त ही कमज़ोर है तुम लोगों की। तो खैर टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास यहाँ पर देखो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, डेकोरेशन तो सही है, डेकोरेशन कर रहे हो, लेकिन क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो ऊपर बना के आए हो, कंट्रोलर। अगर ये नहीं लगाओगे तो तुम्हारा जो टेक्स्ट नहीं जा रहा होगा, मसला यही होगा। क्या है ये, क्या था भाई ये अब्दुर्रहमान बेग, क्या है ऊपर मैं बता के आया था ना, पता अभी याद तो रह गए, ऊपर क्या पढ़ा है देखूं तो कितना याद है, ऊपर जो समझा के आए वो याद है या नहीं है। ये जो हमने कंट्रोलर के अंदर पास किया है वो क्या था, या मैं ही गला सुखा रहा हूँ पूरा इतनी देर से। क्या है भाई, बाकी किसी को याद है ऊपर कंट्रोलर के अंदर जो पास किया क्या है? नेम तो है, वो तो सबको नजर आ रहा है, नेम है।
ऊपर क्या चीज़ बता के आया था, एक स्टेटफुल विजिट के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी ना कि भाई यहीं पर ही स्टार्ट हो रहा है। क्या था, किसी को याद है? भाई याद नहीं रह रहा तो याद रखने की कोशिश तो करो कम से कम। क्या था? टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। याद तो, जब मैं इम्पोर्टेंट एक चीज़ मेंशन कर रहा होता तो उसको कम से कम एक दफ़ा देख के रिवाइज तो किया करो, बिठा तो लिया करो दिमाग में। तो यहाँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है, ये हर फील्ड में डालना पड़ेगा। हर फील्ड में डालोगे तो ही तुम्हारी वैल्यू कंसिडर होगी। तो यहाँ पर टेक्स्ट तो लिखा जाएगा, टेक्स्ट तुम ऐसे भी लिख लोगे, लेकिन डेटा पास नहीं होगा डेटाबेस के अंदर। तो ये फील्ड टेक्स्ट फील्ड के अंदर डिफॉल्ट है, और ये तुम्हारा बनाया हुआ जो ऑब्जेक्ट था ऊपर उसको पास कर रहे हो। और नीचे क्या कर रहे हो, डेकोरेशन दे रहे हो। अब यहाँ इनपुट डेकोरेशन के अंदर तुम देखो एक चीज नजर आ रही है तो नन कर रहे हो, तो बॉर्डर कैसे आ रहा है? तो इसका डिफॉल्ट बॉर्डर हमने क्या कर दिया, नन कर दिया, ताकि वो बॉर्डर हमारे पास ओवरलैप ना हो। हम किसको डिजाइन कर रहे हैं? हम कंटेनर को डिजाइन कर रहे हैं जिसके अंदर रख रहे हैं। तो ये जो तुम्हें बॉर्डर नजर आ रहा है पूरा, ये कंटेनर का बना हुआ बॉर्डर है और अंदर फील्ड चल रही है तुम्हारी। बात समझ में आ रही है भाई? तो टेक्स्ट फील्ड का हमने बॉर्डर कर दिया खत्म, और यहाँ पर कंटेनर के अंदर हमने उसकी बॉक्स डेकोरेशन लगा दी। क्या कि भाई बॉर्डर रेडियस हो 10, यानी कि राउंडेड हो जाए, और हमारे पास बॉर्डर जो है वो चारों साइड पे आ जाए कंटेनर के अंदर। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर यही चीज सब जगह अप्लाई करनी है तुमने। सिर्फ क्या होगा, क्या चेंज करोगे बताओ मुझे? तीनों फील्ड्स में एक जो चेंजेस होंगी वो क्या होंगी? कॉपी तो करोगे इसको, कंट्रोलर। हाँ गुड, कंट्रोलर का नाम जो रखा है वो चीज चेंज होगी, यानी कि ये वाली फील्ड का ये नाम, सिर्फ ये चेंज करोगे। अगर तीनों का सेम रखोगे नहीं होगा डेटा ऐड। क्लियर? तो यहाँ पर सब जगह देखो सेम स्टेप है। एक डिजाइन समझ में आ गया, बाकी सारी चीजें सेम नजर आ रही हैं तुम्हें। और उसके बाद जो हमारा मेन काम है, अब आ जाते हैं यहाँ पर बटन पे। जो फाइनल काम है ये रहा, ये बटन जो रखा हुआ है इस पे फंक्शन चलेगा। कौन सा फंक्शन चलेगा? ये वाला, ये जो बना के आए हो, ये जो हम समझ के आए हैं ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स, यही फंक्शन कहीं ना कहीं तो एग्जीक्यूट होगा। तो वो एग्जीक्यूशन कहाँ होगी? वो एग्जीक्यूशन होगी तुम्हारे पास, तुम्हारे इस बटन के अंदर। अब देखो बटन की डिफरेंट टाइप्स हैं। एलिवेटेड बटन कहीं नजर आएगा तुम्हें, कहीं फ्लोटिंग एक्शन बटन नजर आएगा। तो वो बटन के स्टाइल्स हैं, डिजाइन है, कोई भी बटन चल सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है एक एलिवेटेड बटन, जिसका स्टाइल क्या है वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, डिफॉल्ट है। इसको स्टाइल नहीं किया हुआ है, यहाँ पर डिफॉल्ट इसकी स्टाइलिंग यही अडॉप्ट होती है। ऑन प्रेस पे देखो हमने क्या किया हुआ, जब क्लिक हो तो होना क्या चाहिए? तो क्लिक करने पे तुम्हारे पास सबसे पहली चीज क्या है, जो अभी बात कर रहे थे, एक आईडी। ये क्या है? ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है, ये बता सकते हो? ये रैंडम अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन जो है, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है नंबर्स और लेटर्स दोनों। तो ये कहाँ से आ रहा होगा? पैकेज डाउनलोड किए थे हमने 4, उसमें 4 पैकेज में एक चीज बताई थी ना। एक पैकेज हमारे पास मौजूद था जिसमें यही इम्पोर्टेंटली यही बोला था मैंने कि भाई ये इसके लिए ही है, रैंडम स्ट्रिंग। तो इसका मतलब है कि जब तुम ये लिख रहे होगे तो तुम्हारे पास तुम्हें एक चीज क्या करनी है, ये देखनी है कि भाई यहाँ पर ये इंपोर्ट हुआ हुआ या नहीं हुआ। जो पैकेज है वो यहाँ इंपोर्ट, वरना एरर ही आएगा तुम्हारा। क्लियर? तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, क्योंकि जगह पता होगी तो जाहिर सी बात है तुम उसको गेट करोगे। और यहाँ आईडी बना रहे हो, ये आईडी कहाँ पास होगी बताओ मुझे? अब इस फंक्शन के अंदर ये आईडी कहाँ पास हो रही होगी? अगर इसको अभी देखो, अभी पास तो करी नहीं है, लेकिन ये कहाँ जाएगी आईडी? ये जो तुम वेरिएबल बनाया है किसी मकसद से ही बनाया ना, इस फंक्शन के अंदर कहाँ जाएगी? आईडी नजर कहाँ आ रही है इस फंक्शन के अंदर? पैरामीटर के अंदर नजर आ रही है हमें, तो यहीं आएगी आईडी। इसी मकसद के लिए तो आईडी बनी हुई है वो। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास आईडी जनरेट हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी 2 ही चीजें जनरेट कर रहे हो। एक क्या कर रहे हो, एक डेटा के लिए और एक आईडी के लिए।
यही दो चीज़ें तुम्हारे फंक्शन को चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैप में क्या बना के डाल रहे हो, एम्प्लॉय इन्फो मैप, यानी कि क्या कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो मैप को। कैसे? सबसे पहली चीज़ क्या डाल दी, आईडी डाल दी। दूसरी चीज़ क्या डाल दी, नेम। और नेम में देखो क्या कर रहे हो, नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट है वो आना चाहिए। एज कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, लोकेशन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। जितनी भी फील्ड है, तुमने 5 बनाई है तो तुम 5 डालोगे, 6 बनाई है 6 डालोगे। आईडी क्यों आ रही है? अब एक चीज़ है यहाँ पर कि आईडी तो ऊपर भी है, नीचे क्यों आ रही है? तो यहाँ अगर इसका बिहेवियर देखो तो आईडी यहाँ पर भी डली हुई है, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए। और यहाँ पर आईडी हम एज अ रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहे हैं डॉक्यूमेंट में। सही। तो इस तरीके से तुम्हारे पास पहला स्टेप ऑन प्रेस में ये हुआ। और देन मेन काम जो है वो ये है कि भाई तुम्हारे पास तुम्हारा फंक्शन चलना चाहिए। वो जो फंक्शन बना के आए हो वो यहाँ कॉल हो रहा है, डेटाबेस मेथड्स डॉट ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स। उसमें क्या क्या पास कर रहे हो, पहली चीज़ ये पास करी तुमने, और सेकंड चीज़ तुम्हारी आईडी। और यही दोनों चीज़ें रिसीव करके फंक्शन अपने पास एग्जीक्यूशन करेगा। यही रखा हुआ है, डॉक में आईडी है, रेफरेंस, और सेट में क्या है, एम्प्लॉय इन्फो मैप। यही गेट करने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर बैठा हुआ है फंक्शन, और वो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से चला रहा है। और अगेन ऐड हो जाए तो क्या है तुम्हारे पास, अगेन चेनिंग मेथड है, देन जावास्क्रिप्ट की तरह। और देन में तुमने पूरा पैटर्न जो मैं लास्ट क्लास में दिखा के आया था फ्लटर टोस्ट लाइब्रेरी में, कि भाई तुमने वहाँ से कोड इसको कॉपी करना है, तो ये वही कोड है तुम्हारा। इसमें स्टाइलिंग हुई हुई है टोस्ट मैसेज की, और टोस्ट मैसेज की स्टाइलिंग में तुम्हारे पास ये नज़र आ रहा है तुम्हें मैसेज, जो तुम्हें खुद चेंज करना होगा, एम्प्लॉय डिटेल्स हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली। लेंथ शॉर्ट है, इसकी अपनी स्टाइलिंग्स देखी हुई हैं, कॉमन है सारी चीज़ें। ये डिज़ाइन के साथ एक चीज़ हमें पूरी मिल जाएगी, तो इसमें ये तुम देख सकते हो, चेंजिंग कर सकते हो। आज जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि भाई टाइम कितनी देर तक नज़र आएगा टोस्ट मैसेज, तो वो क्या लिखा हुआ है, वो यहाँ 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये 3 सेकेंड्स के लिए नज़र आएगा और फिर रिमूव हो जाएगा। क्लियर? तो यही चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से आ रही है। और देन तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट क्या है कि भाई तुमने क्या कर देना, पुश वापस तुम्हारे पास वापस किस स्क्रीन पे जाएगा। अभी तुम नहीं करवाओगे, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, होम होगा नहीं, तो यहाँ इसको छोड़ देना, या फिर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना नेविगेटर डॉट पुश, या फिर होम बना के वहाँ पर रीडायरेक्ट कर देना खाली क्लास पर। और यहाँ आखिरी चीज़ क्या रखी है भाई, यहाँ पर आखिरी चीज़ रखी हुई है टेक्स्ट, जो तुम्हारे बटन का टेक्स्ट। एलिवेटेड बटन के अंदर तुम्हारा चाइल्ड नज़र आ रहा है, और वो तुम्हारा टेक्स्ट इस तरीके से ऐड लिखा हुआ है, उसका फॉन्ट साइज़ वगैरह डील हुआ हुआ है। और इसमें यहाँ पर बटन का साइज़ दिया हुआ है। बटन का साइज़ कितना दिया हुआ है, पहली विड्थ है और दूसरी हाइट है। 200 विड्थ होनी चाहिए और 60 हाइट होनी चाहिए, तो तुम्हारा बटन ऐसा नज़र आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो भी तुम ऐड कर रहे हो वो इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर ऐड करने पे वो इस तरीके से ये टोस्ट मैसेज इसी स्टाइल के साथ तुम्हारे पास आ जाएगा। और तुम्हारी जो रीडायरेक्शन है वो कहाँ चली जाएगी, वो तुम्हारे होम पे आ जाएगी। और होम पे क्या है, नीचे देखो, इसका मतलब है कि भाई एक डॉक्यूमेंट में ये रैंडम डेटा ऐड हो गया, और वो रैंडम डेटा तुम्हारे पास, ये जो कलेक्शन मेरे पास डेटाबेस इसके अंदर ओपन है, वो यहाँ आनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास ये लाजमी आनी चाहिए, तभी तुम्हारे पास तुम्हारा डेटा क्या है वो आइडेंटिफाई होगा कि मेरे पास ऐड हुआ है या नहीं। तो हमारी किसी आईडी में यहीं पर सबसे लास्ट होगा मेरे ख्याल से ये वाला, एज, आईडी, लोकेशन, नेम, और ये रेफरेंसिंग आईडी आ गई, जो कि विद द हेल्प ऑफ रेंडा अल्फा न्यूमेरिक बनी। यहाँ जो ऐप लेट आए हैं वो याद रखो, क्लाउड फायरस्टोर डेटाबेस बनाना पड़ेगा, और उसमें रूल्स की सेटिंग करनी पड़ेगी। रूल्स में करना क्या होगा, यहाँ फॉल्स लिखा होगा, यहाँ ट्रू करके क्या करोगे, सेव करोगे उसको। जैसे मैंने यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पर आकर बताया था, ये नया बना के यहाँ पर हमने क्या किया है, ट्रू किया, ताकि अलाउड कर दे तुम्हें, जो तुम्हारा जितना भी डेटा है वो तुम्हारा सेव हो सके। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ताकि बार बार ऊपर नीचे करना ना पड़े। पूरा इसका लेके रख लो अपने पास, ताकि फिर अपना काम करो।
और इसका ले लो तो बताना मुझे, नीचे कर दूंगा। आवाज़ें निकालने को नहीं कहा है, स्क्रीनशॉट लेने को कहा है, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ पर आगे आ जाओ, ये वाला होगा, टैक्स फॉर्म से ले लो, सेव करते जाओ ताकि पिछला वाला नहीं चला जाए। पता रहे एक के ऊपर एक स्क्रीनशॉट ले रहे हो। हो गया डन? तुम लोगों का हो गया भाई? उस साइड पे लिया स्क्रीनशॉट? नीचे करूं? ये लो। नंबर से सेव करते रहो ताकि तुम्हारे पास 1 2 3 आ जाए स्क्रीनशॉट्स। ले लिया ये? हो गया ये वाला कंप्लीट। अब ये फाइनल होगा स्क्रीनशॉट। डार्ट में ये इनिशलाइज करना होगा, जो वहाँ क्लास बनेगी उसी को यहाँ पर आइडेंटिफाई करवाना होगा। इसको भी ले लो भाई, मेन डॉट डार्ट वाली भी ले लो ताकि तुम्हें पहले यहाँ सेट करके जाना। रन ऐप के अंदर मटेरियल ऐप और फिर देन होम के अंदर एम्प्लॉय की डालोगी क्लास। सर्विस का फोल्डर बनाना होगा, लिब के अंदर फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे, सर्विस का अलग और पेजेस।